Hey everyone, welcome to the current affairs series of Decode यूपीएससी विद मी। तो आज हम लोग 23 मई 2026 के करंट अफेयर को द हिंदू के करंट अफेयर को एनालाइज करेंगे, जिसमें से 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। पहला है आपका सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यूएपीए बिल को हायर बेंच को लार्जर बेंच को रेफर करने के लिए। डेमोग्राफी टॉपिक हो गया, साइबर वारफेयर, इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडिया साइप्रस रिलेशन एंड इंडिया चाइना रिलेशन। और इन 6 टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे 6 क्वेश्चन है मेंस के प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, लेट्स जंप। तो देखिए प्रीवियस डे में जो हम लोगों ने कल का 22 मई का जो द हिंदू को एनालाइज किया था, उससे रिलेटेड मैंने 7 टॉपिक से 7 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो उसके यहाँ पे आंसर है। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन होगा आज टॉपिक के लास्ट में होगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन के थ्रू भी हमारी एक बार रिवीजन हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा बेस्ट हो जाता है मेमोरी के लिए। पहला हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट रेफर्स यूएपीए बेल कर्व्स क्वेश्चन टू अ लार्जर बेंच। पहली बात कि ये यूएपीए होता क्या है, तो ध्यान में रखिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो भी ग्रीन कलर से मैंने पेंट कर रखा है वो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे समझने के लिए और मेन सेंसर राइटिंग के लिए है। यूएपीए होता क्या है? ये होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ द प्रिवेंशन एक्ट। इसका मेन काम क्या होता है? तो ये टेरर एक्टिविटी को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें एक सेक्शन होता है सेक्शन 43D सब क्लॉज 5, जो कि बेल को बहुत ही डिफिकल्ट बना देता है। ठीक है, और प्राइमा फेसिया में अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगेगा कि ये एक्यूज्ड है, तो वहां पे तो बिल मतलब डिनाई ही हो जाता है उस पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट एराइज होता है आर्टिकल नंबर 21 में एंड द यूएपीए का जो मतलब कि रूल है उसमें। आर्टिकल 21 तो ये दिखाता है कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, फेयर प्रोसीड्योर होना चाहिए, लेकिन यूएपीए के केस में कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रायल सालों सालों तक चलते रहता है। तो यहाँ पे तो ये कन्फ्लिक्ट राइज हुआ कि यहाँ पे सालों सालों तक ट्रायल चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आर्टिकल नंबर 21 तो सबको ये देता है कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है कि के नईब केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कैन ग्रांट अ बेल इफ अ ट्रायल डिले इज एक्सेसिव। पीछे जो हम लोगों ने देखा था कि जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, अब कोर्ट ने बोला कि देखिए भाई ज्यादा मतलब डिले नहीं करना है, डिले करोगे तो बेल ग्रांट कर दो उस पर्सन को। ठीक है, व्हाई इज दिस अ न्यू केस इंपॉर्टेंट? अभी जो नया नया केस जो बना है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच है उन्होंने बोला कि जो ये इंटरप्रिटेशन है यूएपीए का ये बहुत ही ब्रॉड है, पहले उसको नैरो डाउन किया जाए। ठीक है, और कोर्ट को यह भी कंसिडर करना चाहिए कि जो ऑफेंस हुआ है वो कितना सीरियस है, जो वो पर्सन है पर्सन के भी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसलिए इस केस को लार्जर बेंच की तरफ रेफर किया गया है। ये लार्जर बेंच क्या होता है? तो जब भी सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देती है तो वहां पे 2 जज का बेंच होता है। ठीक है, तो 2 जज का बेंच हो गया, 2 लोग हो गए, एक लोग बोलेगा हाँ, एक बोलेगा नहीं, तो यहाँ पे तो मतलब टाई हो गया ना, कोई डिसीजन नहीं हो पाया। इसलिए इसको 2 से अधिक जज बेंच वाले के पास रेफर किया जाता है, उसी को बोला जाता है लार्जर बेंच। ठीक है, वहां पे क्या होगा कि ऑड नंबर में होंगे तो डिसीजन मतलब आसानी से होगा, या तो 2 नो में होंगे, एक यस में होंगे, 2 यस में होंगे, एक नो में होंगे, तो डिसीजन मतलब कि लिया जा सकता है। ठीक है, इस तरह जुडिशियल कंसिस्टेंसी भी मतलब मेंटेन रहेगी और कंफ्लिक्टिंग जजमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो मेंस का क्वेश्चन मैंने दिखाया उसके कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं, द इशू रिफ्लेक्ट द नीड टू बैलेंस द नेशनल सिक्योरिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। हमारे पास जो इशू अभी अराइज हुआ है इसमें जरूरत है कि नेशनल सिक्योरिटी को बैलेंस करो विद द कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, और ये भी इंश्योर करो कि जो भी एंटी टेरर लॉ लाया जा रहा है वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत पर्सनल लिबर्टी और स्पीडी ट्रायल है उसको डिसमेंटल ना करे। ठीक है, उसको मेंटेन करके रखे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बर्थ रेट, इन्फेंट रेट एंड डेथ फॉल इन इंडिया फाइंड अ सर्वे। तो एक सर्वे रिलीज किया गया है जिसका नाम है सैंपल सर्वे सिस्टम। इसमें 3 इंडिकेटर को मेजर किया जाता है, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। 2014 से 2024 के डेटा को कंपेयर किया जा रहा है कि 2014 में जहां पे 21 था वो 18.3 बर्थ रेट हो गया पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, एक ध्यान में रखिएगा, यहां से भी बन सकता है क्वेश्चन कि कितने पॉपुलेशन में, तो पर 1000 पॉपुलेशन में ध्यान रखिएगा। डेथ रेट 6.7 टू 6.4 हो गया है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 39 टू 24 हो गया है। ठीक है, और ये जो सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ठीक है, ये तो मतलब कि ये दिखाया गया है कि कुछ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहे हैं जो इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गैप भी क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल भी आ रहे हैं। क्या वो ऑब्स्टेकल है? जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है आपको रूरल अर्बन गैप का।
कि अर्बन एरिया में तो आसानी से ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वो आसानी से बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है, तुरंत एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। लेकिन सोचिए कि जब रूरल एरिया में है, गाँव में है, देहातों में है, तो वहाँ का हॉस्पिटल तो ऐसे ही जर्जर रहता है। कई हॉस्पिटल में तो आपको डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो मेडिकल इक्विपमेंट होगी वो भी पुराने होंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या हो रहा है कि रूरल अर्बन एक डिवाइड क्रिएट हो जा रहा है, रूरल अर्बन एक गैप क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। इस तरह ये एक अनइवन डेवलपमेंट हो जा रहा है और हेल्थ केयर में इनइक्वालिटी आ जा रही है। तो इसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है, ठीक है। इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है केरला नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। इसके हम लोग मेंस के कंक्लूजन क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ठीक है, कंक्लूजन में कि इंडियाज इंप्रूविंग डेमोग्राफिक इंडिकेटर, डेमोग्राफिक इंडिकेटर तो इंडिकेट कर रहा है, मतलब इंप्रूव हो रहा है, वो तो हमें सर्वे बता रहा है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रोग्रेस इन द हेल्थ केयर एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट, हाँ जी, ये तो दिखा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने देखा कि जो परसिस्टेंट रूरल एंड द अर्बन, रूरल अर्बन डिवाइड है या इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज है, उसको भी हमें मतलब नीड है, जरूरत है एड्रेस करने की, ठीक है। इसलिए हमें क्या चाहिए, इंक्लूसिव एंड द इक्विटेबल सोशल डेवलपमेंट की जरूरत है, ताकि उस खाई को, उस गैप को कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 1 में पॉपुलेशन इशू में, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, जीएस 2 में हेल्थ इशू एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट, जीएस 3 में इंक्लूसिव ग्रोथ एंड द सोशल सेक्टर डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइबर वारफेयर से। तो देखिए ये साइबर वारफेयर होता क्या है। साइबर वारफेयर ये होता है कि आजकल के टाइम में क्या होता है कि कोई फिजिकली वार करने थोड़ी जाता है, कोई गोला और बंदूक लाके थोड़ी दागने जाता है। वहां पे क्या होता है कि साइबर अटैक होता है, हैकिंग होता है, डिसरप्शन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ठीक है। तो साइबर वारफेयर एक चैलेंज बन चुका है आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि इसमें एट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। आप ये नहीं सुनिश्चित कर सकते हो कि ड्रोन कौन, मतलब कि किस कंट्री से आया है, ड्रोन कौन मतलब छोड़ा है, कौन हम पे सर्विलेंस कर रहा है, ठीक है, कौन साइबर अटैक कर रहा है, क्योंकि वो एनोनिमस होते हैं, वो अपना नाम हाइड करके रखते हैं, ठीक है। और बहुत सारे कंट्री को क्रॉस कर करके आते हैं, कभी इस कंट्री के होंगे तो दूसरे कंट्री में आएंगे, ठीक है, और अपने स्टेट इन्वॉल्वमेंट को भी वो लोग हाइड करके रखते हैं। इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे लॉ नहीं है जो ये डिफाइन कर सके कि आर्म्ड अटैक होता क्या है, आर्म्ड अटैक में क्या क्या है, उसके डिफिनेशन को प्रॉपर नहीं किया गया है, ठीक है। व्हेन अ स्टेट रिटेलिएट, जब हमें पता ही नहीं होगा कि हम पे कौन अटैक कर रहा है तो हम कैसे रिटेलिएट करेंगे, किसको करेंगे। हाउ टू प्रूव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराएंगे। लीगल चैलेंजेस भी है कि जब मान लीजिए कि आपके स्टेट में, आपके कंट्री में कोई मतलब साइबर अटैक कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे स्टेट क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है लीगल एक्शन लेने में फॉरेन कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि इसको डर रहता है ना कि कहीं भाई अगर हम मान लो कि इंटरनेशनल लेवल पे लड़ने चले गए तो पहले वहां पे अगर उन लोगों ने हमें अपनी खामियां दिखाने लगी कि तुम्हारे कंट्री में कोई लॉ है, तुम्हारे कंट्री में कोई एक्ट है, इसको बंद करने के लिए, इसको रोकने के लिए, तो पहले अपने घर की कमियों को हम सुधारेंगे ना, फिर तो हम जाएंगे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। लैक ऑफ ग्लोबल इन्फोर्समेंट, कोई ग्लोबल इन्फोर्समेंट नहीं है। इंटरनेशनल कन्वेंशन मेनली एड्रेस करता है साइबर क्राइम। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि बुडापेस्ट कन्वेंशन है, वो केवल साइबर क्राइम को एड्रेस करता है, न कि साइबर वारफेयर बिटवीन स्टेट को। तो ये बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम से रिलेटेड है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। वाई इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए ये साइबर सिक्योरिटी मतलब कि मेंटेन करना, ये साइबर अटैक को देखना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देख रहे हैं कि हम लोग डे बाई डे ज़्यादा मतलब डिजिटाइज होते जा रहे हैं हर एक फील्ड में, बिंग इट हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, साइबर स्पेस, ठीक है, कुछ भी हो हम सारे में क्या कर रहे हैं, डिजिटाइज होने की बात कर रहे हैं। तो सोचिए अगर एक तरफ से हम जब प्रोग्रेस कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो हमें एक कॉस्ट पे करना पड़ता है पीछे, ठीक है, पीछे कॉस्ट पे करना पड़ता है, और ये कॉस्ट इस केस में क्या है, साइबर अटैक है, हमारा साइबर वल्नरेबिलिटी है। तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें ये भी एड्रेस करना पड़ेगा, ये साइबर सर्विलेंस को, साइबर रेजिलियंस हमें करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इंडिया शुड डू, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग 2 लेवल पे काम कर सकते हैं। एक तो डोमेस्टिक लेवल पे अपने घर की जो लॉ है, एक्ट है, उनको पहले मतलब स्ट्रेंथन करें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करें, इसके बाद हम इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मतलब लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे सार्क हो गया, एशियान हो गया, ये संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ब्रिक्स हो गया, उसके प्लेटफॉर्म पे हमारे कंट्री के जो नेता है, लीडर है, ठीक है, वो जाके अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और वो क्या करेंगे कि हेल्प करेंगे कि ग्लोबल साइबर नॉर्म्स को फॉर्म करने में, एक एक्ट को फॉर्म करने में, एक रूल एंड रेगुलेशन को लाने में, कि ताकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एस्टैब्लिश की जाए, इसको कम किया जाए साइबर अटैक को,
ठीक है। इसके मेंस के कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं कि एज साइबर स्पेस बिकम अ न्यू डोमेन ऑफ कन्फ्लिक्ट, अभी तो देख रहे हैं कि डे बाय डे ये कन्फ्लिक्ट तो बढ़ते ही जा रहा है, तो ग्लोबल गवर्नेंस मस्ट इवॉल्व टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, तो ग्लोबल गवर्नेंस एस्टैब्लिश होना चाहिए जो कि ये इंश्योर करे क्या, अकाउंटेबिलिटी को, और प्रिवेंट करे मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जिस पर्पज के लिए बनाया गया उसी पर्पज में यूज करो भाई, मिसयूज क्यों कर रहे हो, ठीक है, किसी दूसरे पे अटैक क्यों कर रहे हो। एंड बैलेंस द नेशनल सिक्योरिटी विद द इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर, और नेशनल सिक्योरिटी को बैलेंस किया जाए विद द इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर के साथ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर पॉइंट 2 और जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल लॉ। जीएस पेपर 3 में हो गया साइबर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज द आईसीआई। ये आईसीआई क्या होता है, तो आईसीआई कुछ नहीं, आपको ये क्या है, 8 कोर इंडस्ट्री को मेजर करने का एक पैरामीटर है, ठीक है, जो कि आता है आपको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। पूरे इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से मेजर किया जाता है, और इसका 40% अप्रॉक्सीमेटली 40% कंसिडर होता है आईसीआई, ठीक है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसमें टोटल 8 इंडस्ट्री आती हैं, ठीक है, और इसको रिलीज कौन करता है इस इंडेक्स को, तो इसको रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा, जस्ट अ सेकंड, ये वाला मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, थ्रू द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ये कभी कभी ये दे देता है कि इस ऑर्डर को जिसमें 8 कोर इंडस्ट्री आती है उसको अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले देखिए रिफाइनरी प्रोडक्ट है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, वेटेज में, ठीक है, स्टील का वेटेज है, इसके बाद कोल का, इसके बाद क्रूड ऑयल का, इसके बाद नेचुरल गैस का, इसके बाद सीमेंट का, इसके बाद फर्टिलाइजर का। थोड़ा सा कोई नेमोनिक्स मतलब कि यूज कीजिएगा, ठीक है, कि रिफाइनरी प्रोडक्ट को पहले रख लिया, ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को, स्टील को, इसके बाद सी फॉर कोल हो गया, सी फॉर क्रूड ऑयल हो गया, ऐसे हो गया, फर्टिलाइजर एक लास्ट में हो गया, ठीक है। 2-4 मतलब कि ऑर्डर में रखिएगा, फिर मतलब कि एग्जाम में आएगा तो थोड़ा सा मैच कर पाएंगे। ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन रिलीज करता है, तो ये रिलीज करता है एनएसओ, ध्यान में रखिएगा। इसको रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। लेकिन आईआईपी को रिलीज करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मॉस्पी के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में, ठीक है, जिसके अंदर 3 सेक्टर होते हैं। आईआईपी के अंदर 3 सेक्टर है, आईसीआई के अंदर 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। मैन्युफैक्चरिंग 77% के अप्रॉक्स है, माइनिंग 14% एंड द इलेक्ट्रिसिटी 8%। इसके मेंस के क्वेश्चन में, और इसका बेस ईयर जो होता है 2011-12 होता है, ठीक है। इसके मेंस के कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं द स्लो डाउन इन द कोर इंडस्ट्री सिग्नल, जो अभी स्लो डाउन हम लोगों ने देखा 8 कोर इंडस्ट्रीज में, आईसीआई में, ये हमें सिग्नल कर रहा है डीपर स्ट्रक्चरल वीकनेस इन द इकोनॉमी। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चरल वीकनेस है ना हमारे इकोनॉमी में, और ये हाईलाइट कर रहा है द नीड फॉर द बैलेंस्ड ग्रोथ ड्राइवन नॉट ओनली बाय द पब्लिक एक्सपेंडिचर। और ये बता रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है, हमें ये अलार्मिंग कर रहा है कि हमें बैलेंस रखना चाहिए ग्रोथ को, ठीक है। कैसे, किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रखो प्लस में, और स्ट्रॉन्ग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी रखो, मतलब पब्लिक भी रखो प्राइवेट भी रखो, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रखो, अलोंग विद द कंजम्पशन डिमांड। 3 चीजों पे हमें ध्यान में रखना होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, और कंजम्पशन डिमांड भी बढ़ाना चाहिए। तभी इस 8 कोर इंडस्ट्री के जो मतलब कि स्लो डाउन हुआ है उसको एक धरातल पे लाया जा सकता है, एक बैलेंस पे लाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज द इंडिया साइप्रस रिलेशन। इंडिया और साइप्रस का जो रिलेशन है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है आपको डिफेंस कॉपरेशन में, साइबर सिक्योरिटी में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में मतलब पार्टनरशिप हुआ। इसी तरह अलग अलग कंट्री के साथ हम लोग बायलैटरल भी मतलब टाई बना सकते हैं, ठीक है। लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उस पर भी हम लोग टाई बना सकते हैं, और साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब यहाँ पे होता है कि साइप्रस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। साइप्रस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैप में आप लोग देख सकते हैं कि साइप्रस है कहाँ, ये है आपका मेडिटेरियन सी, ठीक है। मेडिटेरियन सी में ये रहा आपका साइप्रस, ठीक है। तो साइप्रस के इर्द गिर्द में कंट्री पूछ सकता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेबनान है, ठीक है, यहाँ पे सीरिया है, यहाँ पे आपको इजराइल है, ठीक है। यहाँ पे ये आइएगा तो ये कौन सा है, ये आपको रेड सी हो गया, ठीक है। तो ये कंट्री को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये आपका स्विच कैनाल यहाँ पे था। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों ने मैप में देखा कि ये क्या करता है कि हमें यूरोप की कनेक्टिविटी देता है। ये ऊपर में यूरोप हो गया, ठीक है। यूरोप की कनेक्टिविटी को हम इधर से आएंगे तो यूरोप की कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करेगा। हमें मेडिटेरेनियन सी में क्या होगा, एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, एक स्ट्रेटेजिक
प्लेस हमारा हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा शिप डॉकिंग हो सकता है, जहाँ पे शिप का रिफ्यूलिंग भी हो सकता है। मान लीजिए इधर से हमारा शिप आया तो यहाँ पे हम रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ईस्टर्न मेडिटेरियन सिग्निफिकेंस होगा, जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस होगा, ट्रेड कनेक्टिविटी अच्छी होगी और मैरीटाइम इंगेजमेंट होगा। एक हमारे पास IMEEC है, उसमें भी मतलब कि क्या होता है IM, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया से मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करके यूरोप को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो उसमें ये बीच में साइप्रस हो गया, तो ये क्या करेगा, हमारी कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी देगा, इंडिया यूरोप की कनेक्टिविटी बढ़ाएगा और इंप्रूव करेगा सप्लाई चेन रेजिलियंस को। हमने डिफेंस कॉपरेशन में भी बात किया कि चले भैया हम लोग डिफेंस इंडस्ट्री में भी काम करेंगे, साइबर सिक्योरिटी में भी काम करेंगे, मैरीटाइम डोमेन को स्ट्रेंथन करेंगे और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का भी हम आदान प्रदान करेंगे, ठीक है। इसके मेंस के कंक्लूजन क्वेश्चन में हम लोग लिख सकते हैं कि इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द सिप्रस रिफ्लेक्ट द दिल्लीज एक्सपेंडिंग जियोपॉलिटिकल इन द इकोनॉमिक एंगेजमेंट इन द मेडिटेरेनियन रीजन। इस तरह क्या होगा कि इंडिया अगर अपना पार्टनरशिप डेवलप करता है आपको सिप्रस से, तो न्यू दिल्ली का जो मतलब कि अपना स्ट्रेंथ है वो क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्ग साबित होगा मेडिटेरेनियन रीजन में, ठीक है। वाइल मेंटेनिंग द स्ट्रेंथिंग कनेक्टिविटी को भी स्ट्रेंथन मिलेगा, ठीक है। डिफेंस कॉपरेशन भी होगा और यूरोपियन मार्केट को भी हमें एक्सेस मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। ये भी जीएस पेपर 2 में और जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूरोपियन यूनियन का रिलेशन हो गया, मेडिटेरेनियन जियोपॉलिटिक्स हो गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गया, जीएस 3 में मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस कॉपरेशन एंड कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडिया एंड द चाइना रिलेशन, ठीक है, इंडिया एंड चाइना रिलेशन। तो देखिए इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आज का, कि जो चाइना हमारे साथ मतलब कि जिस तरीके से रिलेशन रखता है हम उस तरीके से नहीं रखते। चाइना का जियो पॉलिटिकल परचेंस होता है, वो हमसे जो रिलेशन रखता है उसका अप्रोच होता है जियो पॉलिटिकल, नॉट ओनली बायलेटरल। लेकिन हम क्या करते हैं, केवल बायलेटरल रहते हैं कि केवल ट्रेडिंग से ट्रेडिंग रखते हैं। लेकिन क्या है भाई कि हमें जियो पॉलिटिकल हमें भी रखना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि देखिए ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, रफली, ठीक है। यहाँ पर भी चाइना परचेंस है, यहाँ पर भी चाइना परजेंस है। यहाँ पे हम लोग चले जाए अपने नॉर्थ ईस्ट में, ये अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर भी चाइना परजेंस है। मतलब कि आपको वेस्टर्न सेक्टर, हमें पता है कि चाइना के साथ हम 3 तरीके से बॉर्डर शेयर करते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर एंड द ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है। तो ये जियो पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाइना इवेल्युएट करता है कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन ग्लोबल बैलेंस ऑफ द पावर, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन पे, लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल पोजीशन पे, ठीक है। और इंडिया केवल क्या देखता है, इंडिया को वो देखता है कि आपको इंडिया उसका राइवल है। क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इंडिया एशिया में बढ़ पाए, इंडिया का वो सुपर पावर बनना चाहता है, ठीक है। क्योंकि जो 1962 का जो वार हुआ था ये केवल बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं था, ये आपको कोल्ड वार डायनेमिक को चेंज करने के लिए था, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो कि उसमें क्या था कि सोवियत यूनियन, यूएस और चाइना एक इक्वेशन में थे, ठीक है। और वो इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टेचर बढ़ रहे थे उसको ये दबाने के लिए एक साथ ये लोग आए थे। ग्रे जोन वारफेयर हो रहा है आज, वही मैंने बोला कि मतलब गोले और बंदूक से मतलब अटैक नहीं होता है, ये ग्रे जोन वारफेयर होता है। ग्रे जोन वारफेयर होता क्या है, इकोनॉमिक प्रेशर बनाना, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना, ठीक है, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस कर देना कि हमारे यहाँ उतना मतलब कि टेक्निकल चीज़ें नहीं है, कम पैसे में हम उतना डेवलप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो लोग डेवलप कर पाते हैं क्योंकि उनके पास स्किल है, उनके पास मैन पावर है, धीरे धीरे हम भी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए अभी क्या है, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस है, ठीक है। ट्रेड लेवरेज है कि वो मतलब कि हमसे बहुत ज़्यादा मतलब कि उनकी इकोनॉमी है, ठीक है। मिलिट्री सिग्नलिंग है, ठीक है, मिलिट्री मतलब कि हर एक सेक्टर पे मिलिट्री भी लगा के रखता है। तो ये एक तरीके से केवल बायलेटरल नहीं काम करता है, वो पूरी मतलब कि जियोपॉलिटिकल तरीके से हम पे प्रेशर बनाए रखता है, ठीक है। दैट इज नोन एज द ग्रे जोन वारफेयर। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल रिलेशन और सिक्योरिटी से, ठीक है। वाई चाइना प्रेशर इंडिया पे क्यों वो प्रेशर बनाता है, तो हमने पहले ही बात किया कि वो इंडिया को बढ़ने नहीं देना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि जब भी चाइना हम पे प्रेशर बनाता है तो हम क्या करते हैं, हम वैसे मतलब पावर के पास चले जाते हैं जो उससे भी ज़्यादा है, जैसे यूएस हो गया, रसिया हो गया, ठीक है, कि ताकि ये बैलेंस को मतलब हम बना रखें और वो जो जिस इरादे से हम पे प्रेशर बनाता है उसके इरादे को हम लोग नाकाम कर सकें, ठीक है। इसके मेंस के कंक्लूजन आंसर में हम लोग लिख सकते हैं कि इंडिया चाइना रिलेशन आर शेप्ड नॉट मेयरली बाय द बायलेटरल डिस्प्यूट। तो हमें जो रिलेशन रखना चाहिए हमें भी वैसा रखना चाहिए, केवल बायलेटरल ट्रेड पे नहीं बेस्ड होना चाहिए, बल्कि हमें वाइडर जियोपॉलिटिकल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना चाहिए। मेकिंग द स्ट्रेटेजिक प्रीपेयर्डनेस, स्ट्रेटेजिक तरीके से प्रिपेयर भी रहना चाहिए कि अगर वो हमें अटैक करता है तो उस तरीके से भी प्रिपेयर रहें, ठीक है। आपको टेक्नोलॉजिकली भी हम एडवांस हो, ठीक है।
रीजनल बैलेंसिंग भी बना के रखें। जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सार्क हो गया, एशियन हो गया, संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ब्रिक्स हो गया, वहाँ पर भी हम लोग अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सके, कि ताकि जब जरूरत पड़े तो हम भी क्या कर पाए, अपने पावर को बैलेंस करें और मतलब कि एक बैलेंस पावर के साथ ग्रो कर पाए। डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट एसेंशियल फॉर द इंडियाज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट एसेंशियल है, इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है। ठीक है, तो इस टॉपिक से ये 6 क्वेश्चन रिलेटेड है। ठीक है, और ये क्वेश्चन के थ्रू भी एक रिवीजन हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर मैं कल लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये मई चल रहा है, मैंने बोला कि मई के लास्ट तक हम लोग का टारगेट है कि इसका 100 सब्सक्राइबर मतलब कि कंप्लीट करें। ठीक है, अगर ये सेशन अच्छा लगे तभी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, गॉड स्पीड। और जिनका भी 24 मई को कल एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ द लक। ठीक है, काम होके दीजिए, जो भी आपको आता है दैट इज इनफ टू क्वालिफाई द प्रीलिम यूपीएससी। ठीक है, जस्ट बी काम। ठीक है, 2 घंटा आपका है, कल का दिन आपका है। ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठिएगा, एक लंबा ब्रेक लीजिएगा। ठीक है, और जो आपको आता है उसको कंटिन्यूअसली करते रहिएगा। जो आपने मैथ सीरीज से सीखा है अलग अलग टीचर से, ठीक है, उसको लगाइएगा। जो आपने टेस्ट सीरीज में सीखा है उसको लगाइएगा। यू विल गो थ्रू इट। ओके, चलिए, तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड स्पीड।